अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आर्यन सर और आप लोगों के समक्ष आप लोगों के काफ़ी अनुग्रह पर जौनपुर ज़िले के इतिहास को बताने के बाद फिर आप लोगों के सामने इलाहाबाद ज़िला के संपूर्ण जानकारी लेकर हम आए हैं। आप लोग ये समझिए कि किसी भी ज़िले को 1-2 घंटे में एकदम उसकी पूरी समस्त जानकारी को समेटना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम भरसक कोशिश करेंगे कि इस अपने संपूर्ण वीडियो में 1-1.5 घंटे का जो भी रहेगा, आप लोग इसमें एकाग्रता बनाए रखिएगा और जो भी कमियां आएंगी आप लोग उसको कमेंट करिए। और साथ साथ इस चैनल पे समस्त जानकारी जितनी प्रवाहित की जा रही हैं उसको आप लोग सभी समस्त जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं और आप लोगों के जो चिंतक हैं उनके लिए आगे उसके प्रसारित करते भी रहें। और साथ साथ यह भी ध्यान दीजिए कि यह वीडियो आप लोगों को विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण के हिसाब से बहुत मेहनत से तैयार किया जा रहा है और साथ साथ इसकी प्रामाणिकता काफ़ी जेन्युइन आप मान के चलिए। विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी इकट्ठा की जाती है तब जाके यह चैनल पर वीडियो बनाकर आपके सामने उपस्थित किया जाता है। तो सीधे हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। प्रयागराज ज़िले आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, तो प्रयागराज ज़िले के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलते हैं कि इस ज़िले का नामकरण किस आधार पे किया गया है। तो नामकरण को इस आधार पे आप समझिए कि जो इसमें एक पौराणिकता यह है, हिंदू मान्यता कि सर्वप्रथम प्रयागराज इसका नाम वर्तमान में जो ज़िला है इलाहाबाद प्रयागराज नाम या प्रयाग के नाम से जाना जाता था। हिंदू मान्यता यह है कि ब्रह्मा जो हमारे इष्ट देव माने जाते हैं हिंदू धर्म में, ब्रह्मा ऋषि जो सर्वप्रथम जब सृष्टि की रचना कर लिए तो यहाँ पर सर्वप्रथम यज्ञ किए थे, इसीलिए प्र और यज्ञ, समझ ध्यान से देखिए, प्र और यज्ञ। तो इसी के संधि से दो शब्दों के संधि से प्र और यज्ञ के संधि से प्रयाग बना है। और यह प्रयाग बाद में यहाँ पे इसके बाद बहुत यज्ञ किए गए, इसी प्रकार इसको बहुयज्ञ स्थान के नाम से जाना जाता है। और कुछ पुराणों में और ऋग्वेद में भी प्रयाग का उल्लेख किया गया है। प्रयाग शब्द का हिंदी अर्थ प्रयाग का जो होता है नदियों के संगम से होता है। आप लोग जानते होंगे यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम है। और आप लोगों को बताते चलेंगे कि पौराणिक मान्यता सरस्वती के उद्गम का और यमुना फिर गंगा उनके महत्व का और विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों के जो उनकी पौराणिकता भौगोलिकता और कुंभ की भौगोलिकता प्रमाणिकता ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या महत्व है उसको भी हम बताते चलेंगे। आप लोग बस धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो में बने रहिए और साथ साथ जो भी फैक्ट की कमी या जो भी गलती पाएँ आप या अच्छी हो तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो प्रयाग का नाम इस प्रकार से ब्रह्मा ऋषि के द्वारा सर्वप्रथम यज्ञ करने के कारण जो सृष्टि की रचना के बाद सर्वप्रथम यज्ञ किया इसीलिए प्रयाग कहा गया। तो प्रधन यज्ञ से बना इसी को प्रयाग कहते हैं। अब आप लोग आगे देखिए कि प्रयागराज नाम देखिए, प्रयागराज 5 प्रयागों का राजा। अब पंच प्रयाग हम पिछले वीडियो में बताए हैं, गंगा नदी के बारे में पिछला वीडियो हमारा है, वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि पंच प्रयाग को किस प्रकार से हम विभिन्न नदियों के कौन सा प्रयाग किस प्रकार से उत्तर दक्षिण दिशा में उसको दिखाएं। अब देखिए, अब आता है मुगल काल। मुगल काल आप लोग जानते होंगे कि मुगलों के काल के दौरान एक महत्वपूर्ण राजा हुए अकबर महान। अकबर महान उनका शासनकाल आप लोग जानते हैं, सन 1556 से उन्होंने शासन करना शुरू किया और लगभग 1605 तक उन्होंने शासन किया भारतवर्ष में। और उन्होंने 1575 में सन 1575 ईस्वी में इस क्षेत्र का दौरा किया। जब उन्होंने इस क्षेत्र का दौरा किया तो उनको यह समझ में आया कि यह स्थान इलाहाबाद जो क्षेत्र है समस्त, यह सामरिक स्थिति से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो उन्होंने यह समझा सामरिक स्थिति से महत्वपूर्ण कि यहाँ पर पूर्वी भारत जो वर्तमान का यूपी और बिहार कहलाता है, यहाँ से शासन करके अफ़गान जो विद्रोही हैं उनके आक्रमण को असफल किया जा सकता है, मतलब कि मुग़ल साम्राज्य को विस्तार को और अधिक विस्तार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस सामरिक स्थिति के कारण 1575 जब दौरा किया तो उन्होंने यहाँ पर एक किले के निर्माण को आदेश दिया और उससे प्रभावित होकर उन्होंने एक किला बनवाया। उस किले को बताएंगे आगे, नींव कब पड़ी, उस किले की नींव का उल्लेख किस महत्वपूर्ण ग्रंथ में किया गया है उसको भी बताएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और फिर उन्होंने सन 1584 ईस्वी में इलाहाबाद
ध्यान दीजिए, इलाहाबाद नाम रखा। इस इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद रखा, इसका मतलब होता है कि ईश्वर का आवास, ईश्वर का आवास। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सर्वप्रथम नाम क्या था, इलाहाबाद, तो इसको ईश्वर का आवास के नाम से फिर बाद में रूप चेंज होते होते इलाहाबाद नाम हुआ। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि आल्हा खंड का जो आल्हा नाम है प्रसिद्ध है, तो उसके नाम से लोग जोड़ते हैं अल्लाहबाद। तो देखिए, एक इलाहाबाद और एक अल्लाहबाद, ये दो नाम हैं। आगे बताएंगे कि इसमें क्या क्या और विभिन्न साहित्यकार ठोस इसमें पुष्ट जानकारी प्रमाणित करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए, तो ये हुआ मुगल काल के बारे में जानकारी। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए शासन करने के लिए, तो ब्रिटिश शासन जो शासन करता थे, तो उन्होंने क्या किया कि 1800 के आसपास, सन 1800 के आसपास एक ब्रिटिश थे, उनका नाम था जेम्स फोर्ब्स। जेम्स फोर्ब्स, ध्यान दीजिए क्या नाम था, जेम्स फोर्ब्स। तो उन्होंने यह बताया कि यह समस्त जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अक्षयवट पाया जाता था। तो अक्षयवट जो पाया जाता था, वहाँ पे जहांगीर ने उसको नष्ट करने का प्रयास किया। जहांगीर जो शासक हुए, उन्होंने इस अक्षयवट को, इनका दावा है कि अक्षयवट को जहांगीर ने नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो इसलिए उन्होंने इस स्थान का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा, इलाहाबाद नाम रखा। अब इलाहाबाद का मतलब होता है ईश्वर का आवास। तो वही चीज़ है, जहांगीर किस प्रकार से नाम रखे हैं और दावा किसने किया है, तो यह जानने की बहुत अच्छी जानकारी है कि जेम्स फोर्ब्स ने 1800 के आसपास, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इसको इलाहाबाद नाम बताया कि जहांगीर ने किस प्रकार से नाम रखा। लेकिन इलाहाबाद और इलाहाबाद अकबर के समय से ही दोनों नाम प्रचलित थे। ध्यान दीजिए, इलाहाबाद और इलाहाबाद दोनों नाम अकबर के समय प्रसिद्ध थे। क्यों इसको हम इतने महत्वपूर्ण ढंग से कह रहे हैं, क्योंकि अकबर के सिक्कों पर इन दोनों नामों का उल्लेख मिलता है। फिर इलाहाबाद जो था अल्लाह के नाम पर, कुछ लोग कहते हैं कि इलाहाबाद, ध्यान दीजिए, इलाहाबाद का नाम अल्लाह आप लोग जानते हैं, अल्लाह के नाम पर नहीं बताते हैं, कहते हैं कि इल्लाह के नाम पर, इल्लाह इनके नाम पर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे इल्लाह जो पर्यायवाची है, वो देवताओं की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है, देखिए यहाँ पे आप लोग पर्यायवाची और शब्दों को पकड़ते करती कि कुछ लोग कहते हैं कि इलाहाबाद अल्लाह के नाम पे नहीं, इल्लाह के नाम पे है। तो इल्लाह किसे कहते हैं, देवताओं को इल्लाह कहते हैं, तो इनके नाम पे रखा गया है। तो एक प्रमुख हमारे यहाँ साहित्यकार हुए, उन्होंने यह बताया कि इलाहाबाद का जो नाम है, प्रयाग, उनका नाम था शालिग्राम श्रीवास्तव। ध्यान दीजिए, ये सब जानकारियाँ विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा की गई हैं, जो आपके जानकारी के लिए यहाँ पर प्रदान की जा रही हैं। श्रीवास्तव, शालिग्राम श्रीवास्तव, इनकी एक रचना है, रचना का नाम है प्रयाग प्रदीप। यह भी जरूरी है कि प्रयाग प्रदीप रचना, कहीं आप बात करेंगे कि किस प्रकार से यह नाम हुआ, तो ये आप प्रमाणिकता सिद्ध कर पाएंगे। तो इन्होंने यह दावा किया कि अकबर जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम नाम एक समान होने का दावा किया था। तो हिंदू क्या बोलते हैं, इल्लाह, और मुस्लिम क्या, अल्लाह। तो इस प्रकार से अकबर ने जानबूझकर दोनों नामों को इस प्रकार से रखा, ताकि दोनों में सौहार्द बना रहे। तो हिंदू इल्लाह मानते हैं और मुस्लिम अल्लाह मानते हैं। तो यह कहाँ जानकारी है, शालिग्राम श्रीवास्तव साहित्यकार, उनके लेख में क्या लेख का नाम है, प्रयाग प्रदीप। तो इस प्रकार से आप लोग, तो यहीं पर उन्होंने जानबूझकर एक समान होने का इसलिए किया कि ताकि हिंदू मुस्लिम में सौहार्द बना रहे, और यहाँ हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो शासन करने में भी आसानी होगी। अब देखिए, जब अकबर यहाँ पे दौरा किए, तो उन्होंने जो किले का निर्माण का आदेश दिया था, उस किले के बारे में आपको बताएं कि वो किला क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो किला लगभग बनकर तैयार हुआ, 1583 में नींव पड़ी, किले की नींव 1583 में पड़ी। अब देखिए, जो इलाहाबाद का किला इसे कहते हैं, यह किला बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं, इलाहाबाद का किला। अब यह किला इतना महत्वपूर्ण है कि इसका केवल थोड़ा सा भाग पर्यटकों के लिए खुला हुआ है। कितना भाग, थोड़ा सा, और बाकी जो बचा भाग है
वो सेना के नियंत्रण में है। अब यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ किले में लगभग 3 बड़ी गैलरियाँ हैं और उसमें ऊंची ऊंची मीनारें लगी हैं। अब इस किले को आप लोग यमुना के तट पर है, आप आसानी से देख सकते हैं और उसमें लगभग साफ़ सफाई या जो भी चीज़ें हैं उतने महत्वपूर्ण ढंग से नहीं की गई। इसका कारण क्या है आपको आगे बताएंगे कि क्यों किले की संरक्षण की प्रक्रिया उतनी महत्वपूर्ण ढंग से नहीं की जा रही हैं। तो सैलानियों के यहाँ इस किले में देखने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं आप लोग ध्यान दीजिए। अशोक स्तंभ रखा गया है, सरस्वती कूप आपको वहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, और जोधाबाई महल। अब देखिए यहीं पर एक किले के आसपास में एक अक्षय वट करके है। अब अक्षय वट आप लोग कहेंगे कि ये क्या होता है, तो यह कुछ नहीं, यह एक बरगद का पुराना पेड़ है। अक्षय वट क्या है, बरगद का पुराना पेड़ है और इस पुराने पेड़ को जिस जगह पे लगाया गया है वहाँ पर एक पातालपुर मंदिर है। अब इस निर्माण की कहानी आपको बताएंगे, किले की निर्माण की कहानी क्या है। अब जब अकबर यहाँ पे आए तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे किले का निर्माण किया जाए, लेकिन कुछ प्रामाणिक स्रोत ये बताते हैं कि यह प्रामाणिकता अकबर के दौरान नहीं हुई, लेकिन मतभेद क्या है अब उसको देखिए। तो एक अकबर के समकालीन लेखक थे, उन्होंने यह बताया कि, और इसकी प्रामाणिकता क्या है कि अब्दुल कादिर बदायूनी, समकालीन कौन थे, अब्दुल कादिर बदायूनी। ध्यान दीजिएगा यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अब्दुल कादिर बदायूनी किसके समकालीन हैं, तो आप लोग इस प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। तो इनकी रचना है मुंतखुल तवारीख। अब परीक्षाओं में पूछता है कि मुंतखुल तवारीख रचना किसकी है, तो आप बता देंगे कि अब्दुल कादिर बदायूनी की। अगर यह पूछा किसके समकालीन अब्दुल कादिर बदायूनी, तो आप बताएंगे कि अकबर के समकालीन। तो इसी रचना में उन्होंने बताया है कि इसकी नींव किले की नींव 1583 में पड़ी। अब दूसरी जानकारी क्या दी है कि उन्होंने यह बताया कि यह है किला नदी के कटान पर है, और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस किले की जो नक्शा पास किया गया है वो अनियमित आकार का है, जो इसकी विशेषता बताता है। और इसके भूगोल के बारे में जो जानकारी मिलती है कि लगभग 30,000 वर्ग फुट में यह किला बनाया गया है, और लगभग इसको बनाने में 6 करोड़ रुपए लगभग खर्च हुए थे। इस प्रकार से हम आप लोग आगे बताते चलते हैं कि किले की खासियत क्या है। किले में एक महत्वपूर्ण महल करके है, उसका नाम जानेंगे आप लोग कि यह जो महत्वपूर्ण महल है उसका नाम है जनानी महल। अब इस महल को अन्य नाम से जानते हैं जहांगीर महल। ध्यान दीजिए, जहांगीर महल, आप लोग जहांगीर महल नाम जानते होंगे, लेकिन ये जनानी महल इसी को कहते हैं, यह नहीं पता होगा। तो अंग्रेज़ों ने इस किले को अपने अनुकूल बनाने के लिए काफ़ी इसमें तोड़-फोड़ किया था, लेकिन उसको काफ़ी क्षति पहुंचाई। वर्तमान में पुरातत्व विभाग इसके सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन जो प्रयास कर रहा है कि प्रयास सफल नहीं क्यों हो पा रहा है, इसको आप आगे हम बताएंगे। अब देखिए इसका उद्देश्य बताए थे कि किले का क्या उद्देश्य है। तो पूर्वी भारत में शासन करने के लिए जो यहाँ पे अफगान विद्रोह होता था, पूर्वी जो भारत वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार का, उस अफगान विद्रोह को ख़त्म करने के लिए अकबर ने इस महत्वपूर्ण सामरिक किले की स्थापना का निर्देश दिया। तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, अब इसका आधिपत्य देखिए किस प्रकार कौन कौन से यहाँ पे इस किले को किसके संरक्षण में बार बार समय समय पर आया गया। अब आधिपत्य देखिए किले के बारे में कि लगभग 1773 में इसमें अंग्रेज़ अपने संरक्षण में लिए। जब अंग्रेज़ों का शासन भारत पर हुआ तो अंग्रेज़ आए इस किले में 1773 में, मुग़ल के बाद अंग्रेज़ आए। अब फिर देखिए 1775 में कालक्रम हम आपको इस प्रकार से बताते चल रहे हैं ताकि परीक्षाओं के प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर लें। अब बंगाल के नवाब शुजा-उद-दौला को अंग्रेज़ों ने 50,000 में भेजा। किसको? शुजा-उद-दौला को अंग्रेज़ों ने बेचा। कितने में? रुपए 50 लाख में। अब ध्यान दीजिए, अंग्रेज़ों ने इसे लिया 73 में और 75 में इसे शुजा-उद-दौला को 50 लाख में बेच दिया। अब आगे क्या होता है कि 1798 में नवाब साजत अली ने और अंग्रेज़ों से संधि हुई। नवाब साजत अली और अंग्रेज़ों से संधि हुई। संधि किसके बीच में? साजत अली और अंग्रेज़ों के बीच में। अब क्या हुआ, तो इसमें यह किला फिर अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। तो इस प्रकार से देखिए अंग्रेज़ किस प्रकार से इस किले को अपने
अंडर में लिए। 1773 में जब शासन उनका यहाँ पर शुरू हुआ तो 73 में इस किले को लिए, 75 में सुजाउद्दौला को 50 लाख में बेच दिए और फिर 1798 में नवाब साजत अली और अंग्रेज़ों ने इस पर संधि किया तो यह फिर अंग्रेज़ों के अंडर में आ गया। अब आगे देखिए, आज़ादी के बाद यह भारत सरकार इसे अपने अंडर में ले लिया। अब उसके बाद आगे की कहानी बताएंगे कि इस किला को जो वन सौंदर्यीकरण में दिक्कत आ रही उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसको ध्यान से देखिए। तो इस किले में एक शिलालेख मिलता है, शिलालेख। अब बताएंगे कि यह शिलालेख है किस भाषा में, यह ध्यान दीजिए। शिलालेख जो है फारसी भाषा में है। किस भाषा में? फारसी भाषा में। अब इस फारसी भाषा में जो शिलालेख मिला है तो आप लोग यह ध्यान दीजिए कि किले में जो शिलालेख मिला किस भाषा में? फारसी भाषा में। अब इसी शिलालेख में बताया गया है कि इसकी नींव 1583 में पड़ी है। अब देखिए, चूँकि जो सौंदर्यीकरण की बात हम कर रहे थे तो किला किसके कब्जे में आ रहा है? सेना के कब्जे में। तो सेना की जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक पुरातत्व विभाग अपने मन से यहाँ पे कोई मरम्मत कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन यह ध्यान दीजिए, जो उस संरक्षण के लिए जो सेना का जो प्रमुख अधिकारी सब एरिया कमांडेंट ब्रिगेडियर नियुक्त किए गए हैं तो उन्होंने इसके संरक्षण के लिए काफ़ी योजनाएं बनाई हैं और जो उसके दीवारों पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष उग रहे हैं उनका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि जो पौधे उग रहे हैं नीम पीपल उपल के, ताकि उन वृक्षों को ख़त्म किया जा सके और इस प्रकार से उन वृक्षों को। तो जो सेना के बारे में बता रहे थे, ये सेना के नियंत्रण में, इसीलिए पुरातत्व विभाग इस किले की अच्छे से निगरानी नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सेना केवल किले में अपना प्रयोग कर रहा है, तो वह भी संरक्षण के कार्य का भी कर रहा है और केमिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है दीवारों का, ताकि जो दीवारों पर काफ़ी वृक्ष घास फूस उगाए हैं उनको समाप्त किया जा सके। अब देखिए, जो अक्षय वट आपको बता रहे थे, इस अक्षय वट को आप लोग ध्यान से सुनिए। अक्षय वट कितना महत्वपूर्ण है और पुराणों में इसकी कितनी महत्ता बताई गई है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो अक्षय वट पुराणों में ये कहा गया है कि कल्पांत या प्रलय, जो आप लोग कयामत कहते हैं, कयामत के समय जब सब पृथ्वी नष्ट हो जाती है तो उस समय भी अक्षय वट बच जाता है। तो ये आप लोग कहीं चित्रों में देखे होंगे कि एक पीपल के पत्ते, तो उस पत्ते पर भगवान का रूप देखे होंगे आप लोग। लेकिन आप लोग यह समझिए कि उस दौरान जब प्रलय का समय हुआ तो भगवान उस पीपल के पत्ते पर विराजमान होकर इस सृष्टि के अनादि क्या रहस्य का अवलोकन करते हैं। तो जो पीपल के पत्ते पर या जो उस पत्ते पर भगवान दिखते हैं तो उसी समय का यह दृश्य पुराण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अब देखिए, इस अक्षय वट को कालिदास ने अपने जो उनकी रचना रघुवंश में है उसमें उन्होंने उल्लेख किया है। कौन? कालिदास। किस रचना में? तो ध्यान दीजिए कि रघुवंश जो उनका महाकाव्य है उसमें उल्लेख किया है। चीनी यात्री जानते हैं आप लोग, ह्वेन सांग। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने अपने यात्रा विवरण में इस वृक्ष का महत्वपूर्ण वर्णन, यात्रा विवरण में इस वृक्ष का वर्णन किया है। अब आगे देखिए, भारत के पौराणिक कथाओं में या पुराणों में प्रमुख 4 वट वृक्षों का वर्णन किया गया है। अब आप लोग ध्यान यह दीजिए कि उन 4 प्रमुख वट वृक्षों में कौन कौन से हैं, किस जगह पे हैं, उनकी लोक महत्ता क्या है, पुराणों में उनकी महत्ता क्या है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए कि भारत के 4 पौराणिक वट वृक्ष। अब अक्षय वट की बात आई तो हम यह भी बताते चलें कि ये 4 कौन कौन से हैं। अब देखिए, उसमें से पहला है गिद्धवट। अब आप लोग जानिए कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि सूकर क्षेत्र में है। कहाँ पे? सोरो सूकर क्षेत्र। अब आप लोग जानते होंगे यह कहाँ है? सूकर क्षेत्र। तो जो कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई हुई थी वहाँ उस क्षेत्र में है। तो यह वृक्ष किस चीज़ का साक्षी है आप लोग जानते होंगे कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो वहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, तो यह वृक्ष उस समय का साक्षी है वृक्ष। और दूसरा है अक्षय वट। ध्यान दीजिए, 4 बताएंगे आपको। ये दूसरा है अक्षय वट, ये कहाँ पे है? प्रयागराज में। और तीसरा है सिद्धवट, ये कहाँ पर है? उज्जैन में। सिद्धवट, इसका स्थान उज्जैन। अगला है प्रमुख वट वृक्ष जो है वंशी वट। क्या नाम है? वंशी वट। तो कितने वट वृक्ष हुए? 4। यह कहाँ पर है? वृंदावन में। अब आप लोग समस्त वट वृक्षों को
अपने कहानी से आप लोग जोड़ सकते हैं। यह गीता के उपदेश का प्रमुख साक्षी रहा है। अक्षयवट आप लोग जानते हैं प्रयागराज, और सिद्धवट उज्जैन में है, और बंसीवट वृंदावन। बताने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ कथाओं में उल्लेखित प्रयागराज में। अब देखिए त्रिवेणी के तट पर, अब यह जो प्रयागराज है कहाँ पे, त्रिवेणी। त्रिवेणी क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे 3 त्रिवेणी, ध्यान दीजिए हर एक अक्षर को और शब्द को आप लोग अगर तोड़ के चलेंगे तो आसानी से उनके अर्थ को आप लोग पहचान सकते हैं। नाम क्या बता रहे हैं, त्रिवेणी। त्रि माने 3, वेणी माने नदियों की धारा, तो 3 नदियां हैं यहाँ पे, उसको आप लोग जानते हैं। तो यह हिंदुओं के अलावा जो प्रयागराज है, जो अक्षयवट है, हिंदुओं के अलावा बौद्ध और जैन में भी प्रसिद्ध है। अब बौद्ध में किस प्रकार से प्रसिद्ध है कि यह कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने कैलाश पर्वत के निकट अक्षय वृक्ष का वट, जो अक्षय वट का वृक्ष है उसको बोया था, और ऋषभ देव ने अक्षय वट के नीचे तपस्या की थी। तो प्रयागराज में इस स्थान को जो जहाँ पे तपस्या की थी तो इसको ऋषभ देव तपोवन कहते हैं या तपोस्थली कहते हैं। अब वाराणसी और गया में भी वट वृक्ष का है, वहाँ पर अक्षय वट मानकर इसकी पूजा की जाती है। अब जो बताए थे कि जो महाभारत क्षेत्र जो लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ जो सूकर क्षेत्र जो है, तो वो स्थान क्या नाम का क्या है, ज्योतिसर बताए थे जो गिद्धवट। तो ज्योतिसर नामक स्थान पर यह वट वृक्ष है जो गीता के उपदेश का साक्षी रहा। अब देखिए, अब जो 4 प्रमुख वट वृक्ष आप लोग जान गए। अब देखिए सूकर क्षेत्र का जो वट वृक्ष है, यहाँ पे जो गिद्धवट है, गिद्धवट, यह जब आप लोग देखे होंगे कि गिद्धवट सूकर क्षेत्र, नाम से पकड़िए कि गिद्धवट सूकर क्षेत्र। सूकर माने क्या होता है, आप लोग जानते हैं सूगर। और यह वृक्ष जो बताए हैं पृथ्वी और बाराह का यह संवाद का साक्षी है। पृथ्वी बराह आप लोग जानते हैं, जब हिरण्यकश्यप धरती को समुद्र में लेके चले गए थे तो बराह, भगवान विष्णु बराह रूप धरकर इस पृथ्वी को उससे मुक्ति दिलाए थे। तो ये इस प्रकार वहाँ पे पृथ्वी और बराह का उल्लेख है। अब आगे देखिए, अब आपको बताएंगे कि किले के बाद आगे इलाहाबाद के प्रमुख बंद हुई है, लोग पढ़ नहीं रहे सही से, तो उसको हमेशा जारी रखिए, साथ साथ पढ़ा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब आपको लेके आते हैं कि अब इलाहाबाद जो नाम है इसको प्रयागराज बदलने की कोशिश हो कब से रही है। तो यह ध्यान दीजिए कि सन 1947 जब देश आज़ाद हुआ तभी से यह कोशिश जारी है, और बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो हमेशा यह मुद्दे को उठाती रही कि इसका नाम बदला जाए। लेकिन अब देखिए बीजेपी इसको अपने प्रमुख जो कहते हैं कि अपना जो प्रमुख एजेंडा लेके आती है उसमें इसको शामिल की थी कि प्रयागराज का नाम हम इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखेंगे। तो यह कोशिश चल रही थी, लेकिन इस कोशिश पर पानी तब फिर गया जब 1992 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तत्कालीन यूपी के, और बाबरी मस्जिद मामला सामने आया। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला जब यह सामने आया तो उसमें तत्कालीन उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार से यह नाम बदलने का प्रयास 92 में असफल हो गया। फिर यह नाम बदलने का प्रयास फिर शुरू किया गया। तो यह प्रयास अब 2001 में जब पुनः एक बार बीजेपी गवर्नमेंट आई, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह 2001 में, तो उन्होंने नाम बदलने के इस प्रस्ताव को शुरू किया, लेकिन यह भी अधूरा रह गया। इस प्रकार से नाम बदला नहीं जा सका। अब आगे वह तिथि आती है जिसको आप लोग जानते होंगे, अभी हाल ही में 2018 में सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने इस इलाहाबाद के नाम को बदलकर प्रयागराज करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। तो वह तिथि याद रखिए कि 16 अक्टूबर, कौन सी तिथि है,
16 अक्टूबर सन 2018। यह ध्यान दीजिए किस तिथि को बदला गया और किसकी कैबिनेट थी, कौन सी सरकार थी, सन क्या है, यह परीक्षाओं में पूछ चुका है, आगे भी पूछा जाता रहेगा जब तक यह नाम प्रासंगिक है, क्योंकि यह हिंदू और मुस्लिम के सौहार्द का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता रहा है कि इसके नाम को बदलने से क्या इलाहाबाद का विकास हो सकता है या विकास के लिए और कार्य करने हैं कि केवल नाम बदलने से ही हो सकता है। अब देखिए इतिहास में जो विवरण मिलता है कि प्रयाग को, इलाहाबाद को प्रयाग क्यों कहते हैं। अब देखिए प्रयाग को आप लोगों को बताए हैं कि बहुयज्ञ स्थली को नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बहुयज्ञ स्थली। बहुयज्ञ स्थली के नाम से जानते हैं क्योंकि जब सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी ने यहाँ सर्वप्रथम यज्ञ किया, उसके बाद अनेकों यज्ञ किए गए, तो इस प्रकार से यह बहुयज्ञ स्थली के नाम से जाना गया। अब देखिए प्रयाग और वर्तमान कौशाम्बी तो प्रयाग प्लस वर्तमान कौशाम्बी मौर्य और गुप्त साम्राज्य के प्रमुख अंग थे और यहाँ के जो पश्चिम का क्षेत्र था तो वह कुषाण साम्राज्य का भी अंश रहा है। अब इसके बाद कन्नौज साम्राज्य यहाँ पे शासन किया है। इतिहास को आप लोगों के सामने जल्दी इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि ताकि जिले की समस्त जानकारी को आपके सामने हम रख पाएँ। तो आप लोगों को जैसा लगे, चाहे वीडियो में स्पीड को बढ़ाकर या स्पीड को कम करके आप लोग अच्छे से हर चीज़ें नोट करते चलिएगा। अब आगे 1576 में मुग़ल आए, किस प्रकार से अकबर ने यहाँ पे दौरा किया, किले का निर्माण कराया, आप लोग को बताए हैं। फिर यह क्षेत्र जो है मराठों के आक्रमण का भी बहुत कुछ यहाँ पे विध्वंस सहा है। फिर 1775 में अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे थल सेना एक दुर्ग बनाया, तो 1775 में थल सेना दुर्ग। अब उस दुर्ग का क्या नाम था? गैरीसेन दुर्ग। ध्यान दीजिए दुर्ग का नाम क्या था? गैरीसेन दुर्ग। अब यह गैरीसेन दुर्ग कहाँ है? इस किले में है, तो वो किला ध्यान दीजिए। अब यह क्षेत्र जो है 1904 से 1949 तक संयुक्त प्रांत, जो संयुक्त प्रांत तत्कालीन नाम था इस क्षेत्र का संयुक्त प्रांत, तो इसको भी अंग्रेजी में यूपी कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंस। तो वर्तमान में इसको यूपी उत्तर प्रदेश कहते हैं। यह राजधानी रहा था कब से कब तक? 1904 से 1949 तक। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसका भी प्रमुख वार्षिक अधिवेशन यहाँ पे होते रहे हैं। और जो अधिवेशन होता था दरभंगा किला, अब दरभंगा किला के विशाल मैदान में होता था। अब कहेंगे दरभंगा किला, ये तो दरभंगा बिहार में है, लेकिन दरभंगा किला यहाँ पे है। और यहाँ पर इलाहाबाद क्षेत्र में लगभग 3 बार कांग्रेस अधिवेशन हुए। कब कब? एक देखिए 1888 में, फिर दूसरा हुआ 1892 में। कब? 1892 में। फिर तीसरा हुआ 1910 में। अब आप लोग यह ध्यान दीजिए कि इन तीनों कांग्रेस अधिवेशनों में अध्यक्ष कौन कौन से थे। तो प्रथम जो अधिवेशन हुआ इसमें जो अध्यक्ष का कार्य किए वह जॉर्ज यूल थे, दूसरे में व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और तीसरे में इसमें कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ध्यान दीजिए 3 बार अधिवेशन, तीनों के कौन कौन से अध्यक्ष बने हैं। और इसमें विलियम वेडरबर्न। तो यह ध्यान देने वाली बात है कि तीनों अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की, कब कब इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हुए। अब यह जो प्रमुख क्षेत्र है, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी थे उनको आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को यहीं पे अपनी अंतिम सांस लिए। और वह कौन सा दिन था? 27 फरवरी। कौन सा तारीख? 27 फरवरी 1900 कितना? आप लोग बताइए। 27 फरवरी 1900 कितना? तो वह दिन 27 फरवरी 1931 को यहीं पर अंग्रेज़ों ने इनको चोरी से किसी अपने ही भारतीय मित्र विश्वासघात किए, तब अंग्रेज इनको मार पाए। और जब इन्होंने वहाँ पे घेराबंदी कर ली गई इनकी, तो कौन कौन से थे?
ब्रिटिश पुलिस अध्यक्ष जो थे बेबरनाट थे। अब देखिए कौन थे, ब्रिटिश पुलिस अध्यक्ष बेबरनाट, और एक पुलिस अधिकारी थे तो वो हिंदू थे, उनका नाम क्या था, विश्वेश्वर सिंह। विश्वेश्वर सिंह। अब देखिए इन दोनों को भी उस मुठभेड़ में घायल होना पड़ा, और इस मुठभेड़ में उन्होंने कई पुलिसकर्मियों को भी मारा, और जितनी गोली थी समस्त गोली में जितने निशान लगे एक भी गोली खराब नहीं गई, और कहा जाता है कि कई दिन तक पुलिस अधिकारी उनकी लाश के समीप नहीं गए। और यह जो स्थान है वह अल्फ्रेड पार्क में है, और उस पार्क को आज वर्तमान स्वरूप में आज़ाद पार्क के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताएंगे कि इनकी जो पिस्टल थी, जिस पिस्टल से ये गोली चला रहे थे, वह पिस्टल वर्तमान में है कहाँ, हम आपको इसको आगे बताएंगे। अब देखिए यह जो महत्वपूर्ण इलाहाबाद क्षेत्र है प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। नेहरू परिवार भी यहीं बढ़ा पला, और उनके जो वहाँ पैतृक निवास है उसको आनंद भवन, स्वराज भवन के नाम से जानते हैं। और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहीं के निवासी थे। अब देखिए इस जिले की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका क्या है। जिले के हर पहलू को हम छूते हुए चलेंगे, अगर कुछ छूट जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में इस जिले की भूमिका क्या रही है, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिए। अगर हमारी स्पीड काफ़ी तेज़ लग रही हो तो आप उसको कम करके या बार बार देखकर भी समझ सकते हैं, जो चीज़ें ज़रूरी हैं इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यह राष्ट्रीय नवजागरण का प्रमुख क्षेत्र था, और यहाँ पर जो राष्ट्रीय नवजागरण हुआ, और साथ साथ यहाँ कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन और उन्नयन में यह प्रमुख योगदान दिया, और गांधी युग में यह नगर प्रेरणा का केंद्र बना। जब गांधी का जो इरा आया, या कहते हैं गांधी जब आए स्वतंत्रता की संग्राम के महत्वपूर्ण अपना एक अध्याय लेके, तो इसमें यह क्षेत्र प्रमुख रहा। अब देखिए 1857 का जो प्रमुख विद्रोह हुआ, तो यहाँ पे कौन थे जो नेतृत्व कर रहे थे, लियाकत, यह परीक्षाओं में पूछता है, लियाकत अली खान। देखिए तो यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के जो लीडर थे वो कौन थे, लियाकत अली खान। अब देखिए महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है, इससे जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसके बाद अंग्रेज अपना एक घोषणा पत्र लेके आए, जिसको वहाँ की महारानी विक्टोरिया जो थी उनके नाम से आया, तो विक्टोरिया का घोषणा पत्र। अब ये देखिए इस घोषणा पत्र को कब जारी किया गया, कहाँ जारी किया गया, इसको देखिए, तो वह तारीख थी 1 नवंबर 1858। अब देखिए यह तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। इस तारीख से यहाँ का जो साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य था, वो ब्रिटिश से जो ब्रिटिश शासन था उसके अधीन हो गया। उसके पहले व्यापारी यहाँ के शासन को करते थे, इस तारीख से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया, और समस्त शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश शासक की हो गई। अब यह घोषणा जहाँ पे, विक्टोरिया घोषणा जहाँ पे जारी किया गया, वह स्थान कौन था, तो उसको कहते हैं मिंटो पार्क। आप लोग जानते हैं मिंटो कौन थे, लॉर्ड मिंटो एक वायसराय थे, तो उस जगह पर मिंटो पार्क। अब यह क्षेत्र ऐसा थोड़ी है कि केवल उदारवादी और समाजवादी गतिविधियों का केंद्र था, साथ साथ यह क्रांतिकारी गतिविधियों का भी केंद्र रहा। और अब क्या कहेंगे कि क्रांतिकारी गतिविधियों में जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हुए तथा यह यहाँ पे विद्रोह जो 1857 का हुआ, इस प्रकार से यह क्षेत्र काफ़ी देश की आज़ादी में अपना सहयोग किया। और 19 से 19 का जो रूल एक्ट था उसके विरोध में जून 20 में यहाँ पे सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ, जून 1920 में सर्वदलीय सम्मेलन। अब कहेंगे कि सर्वदलीय सम्मेलन हुआ किस लिए था, तो इस सम्मेलन में यह निर्धारित किया गया कि स्कूलों का, कॉलेजों का, अदालतों का बहिष्कार किस प्रकार से किया जाए। और यह प्रयागराज क्षेत्र असहयोग आंदोलन और साथ साथ खिलाफत आंदोलन की भी नींव यहीं पड़ी थी। अब हम आगे चलेंगे कि इलाहाबाद जो प्रयागराज कहा जाता है, इसके भूगोल के बारे में आपको जानकारी देंगे कि इसका भूगोल किस प्रकार से है, यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की जलवायु किस प्रकार से है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यूपी के दक्षिण भाग में है। किस भाग में, यूपी के दक्षिण भाग में। और साथ साथ यह गंगा यमुना का जो संगम स्थल है, जो प्रयागराज कहा जाता है, लगभग समुद्र तट से 98 मीटर, कितना, तो दक्षिण भाग में, किसके, यूपी के। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है,
98 मीटर, यह ध्यान दीजिए। और तीसरी चीज़ क्या है कि उत्तर तथा उत्तर पूर्व में जो अवध क्षेत्र है, इसके उत्तर तथा उत्तर पूर्व में अवध क्षेत्र है और पश्चिम में निचला दोआब क्षेत्र है। और आप लोग जानते हैं कि नैनी के समीप से एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा गुजरती है। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में करिए कि वो अक्षांश रेखा का क्या है, किस चीज़ के बारे में उल्लेखित है। और ध्यान दीजिए कि इस क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में बुंदेलखंड है। तो हम आपको क्या बताया कि दक्षिण भाग में है उत्तर प्रदेश के 98 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है और दक्षिण पूर्व में इसके बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में आप लोग यह कमेंट करिए कि बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं और साथ साथ मध्य प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं। अब देखिए इस समस्त क्षेत्र का जो एक बार पुनर्गठन किया गया, कब? सन 2000 में। सन 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया। अब पुनर्गठन में हुआ क्या था कि इटावा और फर्रुखाबाद जिलों को इस मंडल से अलग कर दिया और अलग करने के बाद किस मंडल में उसको जोड़ा गया? तो आगरा मंडल में। और कानपुर देहात को अलग करके कानपुर के काट कर एक अलग मंडल कानपुर मंडल बनाया गया। अब पश्चिमी भाग जो इस ज़िले का था, इसे कौशाम्बी कहते हैं, उसको अलग करके कौशाम्बी ज़िला बना दिया गया। और वर्तमान में इस जो इलाहाबाद, यह प्रयागराज है, यह मंडल है और इसको 4 ज़िले, महत्वपूर्ण ज़िले दिए गए हैं। कौन कौन सा ज़िला है आप लोग ध्यान दीजिए? प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर। अब जनसंख्या देखिए कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है। अब जनसंख्या के मामले में यह ज़िला उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है और साथ साथ शहर की भी महत्वपूर्ण जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना को लेकर हम चलेंगे तो शहर और साथ साथ संपूर्ण ज़िले की जनसंख्या को आपको बताएंगे। तो शहर की जनसंख्या जो है 13,42,229 है। कितनी? 13,42,229। और साथ साथ ज़िले की जनसंख्या कितनी है? 60,10,449। तो संपूर्ण ज़िले की जनसंख्या इतनी। इलाहाबाद जो प्रयागराज शहर है उसकी जनसंख्या लगभग 13 लाख है। तो वर्तमान में इस शहर का जो ज़िला है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल 70 वर्ग किलोमीटर है। और साथ साथ यह ज़िला जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर आता है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिए, जनसंख्या 2011 का संदर्भ लेके चल रहा है। तो दोस्तों हम आपको जनसंख्या के बारे में बता दिए। अब बताते हैं कि इस क्षेत्र की प्रमुख बोली जो है अवधी बोली के नाम से जानी जाती है। ध्यान दीजिए, इस क्षेत्र की प्रमुख बोली क्या है? अवधी है। और इसको इलाहाबादी के नाम से भी जानते हैं। शहरी क्षेत्र में कहीं कहीं जो शहर क्षेत्र है वहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। और ज़िले के पूर्वी और गैर दोआबी जो क्षेत्र है, गैर दोआबी, दोआब मतलब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। दो मतलब 2 आब माने जल, तो 2 नदियों का जो जल उसी के क्षेत्र बीच को दोआब कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो उसको बघेली भाषा वहाँ पे बोली जाती है पूर्वी ज़िले और गैर दोआब के क्षेत्र में। और यहाँ पे देखिए लगभग सभी धर्मों के लोगों का निवास स्थान है। लेकिन जो प्रमुख जो लोग यहाँ पे हैं तो हिंदू जो यहाँ पे हैं लगभग 85% हैं और जो मुस्लिम हैं यहाँ पे लगभग 11% हैं। हिंदू कितना? 85, मुस्लिम 11। साथ साथ अन्य धर्म के लोग भी यहाँ पे हैं, जैसे सिख हुआ, ईसाई, बौद्ध धर्म। और देखिए अब नगर के बारे में आपको बताएंगे कि नगर क्षेत्र का किस प्रकार से यहाँ पे विकास हुआ और नगर क्षेत्र कब से प्रयागराज में विराजमान है, कौन कौन से शासनकर्ता यहाँ पे शासन किए और अपना क्या किस प्रकार से योगदान किए। तो देखिए, तो 1864 से यह क्षेत्र नगर के रूप में माना गया। और कब हुआ? जब लखनऊ म्यूनिसिपल, ध्यान दीजिए, कब? लखनऊ म्यूनिसिपल अधिनियम, कब? जब लखनऊ म्यूनिसिपल अधिनियम पास किया गया तब से यह क्षेत्र क्या बना? नगर क्षेत्र बना। कब से? 1864 से। शुरू में यह 80 वार्डों का क्षेत्र था। तो प्रत्येक से एक सदस्य, जिसको कारपोरेटर कहते थे, कारपोरेटर सदस्य या कहते हैं या कारपोरेटर, तो ये चुन के आते थे। फिर ये आगे चलकर महापौर चुनते थे। ध्यान दीजिए, वार्ड से कारपोरेटर आते थे तो ये आगे चलकर क्या चुनते थे? महापौर। लेकिन वर्तमान व्यवस्था जो हुई वो बदल गई। वर्तमान व्यवस्था में क्या हुआ कि नगर की जनता जो सदस्य, अब यहाँ पे उनका नाम पड़ गया पार्षद।
नगर की जनता पार्षद के साथ साथ महापौर ही चुनती है। ध्यान दीजिए, ये बदलाव किया गया। तो इस प्रकार से नगर परिषद बना। क्या बना? नगर परिषद। अब जो नगर परिषद बना, अब इस प्रकार से महापौर के, अब ये वर्तमान में यह क्षेत्र नगर निगम के रूप में है और राज्य सरकार अपनी तरफ से एक नगर आयुक्त की नियुक्ति करती है, जो राज्य की तरफ से शासन करता है और साथ साथ जनता की तरफ से महापौर शासन करते हैं। अब आगे आपको बताएंगे कि शहरी क्षेत्र किस प्रकार से है, उसका ढांचा किस प्रकार से है। अब देखिए, शहर जो क्षेत्र है वो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आप उसको चौक, कटरा और पुरानी शहर कह सकते हैं। और जो शहर का सबसे घना बसा क्षेत्र है यही है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है और यातायात ज़्यादा है। जो नया शहर है जिसको ब्रिटिश शासन के दौरान बसाया गया था, यह सिविल लाइन के नज़दीक है। कहाँ पे? सिविल लाइन के नज़दीक। और यह जो बसाने की प्रक्रिया इस प्रकार से इतने अच्छे ढंग से की गई है कि भली भांति सुनियोजित ढंग से सड़कें बनाई गई हैं। सड़कें किस पैटर्न पे हैं? ग्रिड आयरन पैटर्न पर। ध्यान दीजिए, कौन सा पैटर्न? ग्रिड आयरन पैटर्न पर। और अगली चीज़ क्या है कि इस जो कर्ण रेखी सड़कें हैं, कौन सी? कर्ण रेखी सड़कें, और साथ साथ कम घनत्व है और सड़कों के किनारे वृक्षों की काफ़ी संख्या मिलेगी इस नए क्षेत्र में। और साथ साथ इस नए क्षेत्र की खासियत क्या है कि यहाँ पर प्रधान शैक्षिक संस्थान है, हाई कोर्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग है तथा अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा के मुख्यालय हैं, उद्यान है तथा मछली छावनी भी बनाई गई है। और अब आगे आपको बताएंगे कि आधुनिक जो शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स या इस क्षेत्र के हैं तो मुख्य कौन कौन से हैं? PVR हुआ, बिग बाज़ार हुआ, कोलकाता मॉल हुआ, यूनिक बाज़ार हुआ और जालांस हुआ, विशाल मेगा मार्ट हुआ, अन्य भी हैं। और अभी शहर के अन्य जगहों पर 5 और प्रमुख मॉल के निर्माण का कार्य जारी है। और सैटेलाइट टाउन के बारे में आपको बताएं कि जो शहर के बाहरी सड़कों पर बसे हैं, जो शहर के बाहरी क्षेत्र में जो सड़कें गई हैं उन क्षेत्रों पर, बाहरी मार्गों पर, तो 2 प्रमुख है, गंगा पार और यमुना पार। सैटेलाइट टाउन उनको कहते हैं कि शहर से बाहरी सड़कों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बिल्डर यहाँ पे निवेश करते हैं और उनमें से एक प्रमुख है, जो नाम है आपको बताएं, ओमेक्स लिमिटेड कहा जाता है। और नैनी जो सैटेलाइट टाउन है नैनी, उसको हाईटेक सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बताएं प्रयागराज में तहसीलें, कितनी तहसीलें हैं? तहसीलें कितनी तहसीलें हैं? टोटल 8। अब आप लोग जानते होंगे कौन कौन सी तहसीलें, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। करछना, सदर, मेजा, बारा, सोराव, फूलपुर, कोरांव, हंडिया। कितनी तहसीलें हुई? ध्यान दीजिए। करछना लिख दे रहे हैं, करछना, सदर, कितने हुए? 2। करछना, ये 8 जो तहसीलें हैं, करछना, सदर, मेजा, बारा, सोराव, फूलपुर, कोरांव, हंडिया। अब देखिए, ये जो मेजा है तो इसमें 3 प्रमुख ब्लॉकें हैं। अब ब्लॉक आप लोग कहेंगे ब्लॉक क्यों बता रहे हैं, तो देखिए बहुत ज़रूरी है। इसमें एक मेजा ब्लॉक करके है, आगे देखिए, और उरुआ है और मांडा। कौन कौन सी? मेजा, उरुआ और मांडा। अब देखिए, ये जो मांडा है, मांडा ब्लॉक, यहीं के प्रमुख राजा हुए। अब अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री PM VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो यहीं के थे। अब आप लोग जान गए होंगे कि इस ब्लॉक क्यों, इस तहसील की ब्लॉक क्यों बतानी पड़ी। मांडा जो ब्लॉक है, यहाँ के जो प्रमुख एक राजा, उन प्रमुख राजा के रूप में प्रसिद्ध थे VP सिंह, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। तो इस प्रकार से हम आपको यहाँ की समस्त तहसीलों के बारे में बताएं। अब आपको बताएंगे कि यहाँ की ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं प्रयागराज में, जो पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। अब दर्शनीय स्थल में आप समझिए कि क्रीड़ा परिसर यहाँ पे कौन कौन से हैं। आप लोग पहले उसमें देखिए कि क्रीड़ा परिसर, आप लोगों को नाम बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, ज़रूरत पड़े तो लिख भी लीजिए कि मदन मोहन मालवीय क्रिकेट स्टेडियम। जो लोग वहाँ के होंगे वो लोग जानते होंगे कि यह बहुत बड़ा स्टेडियम है और यहाँ पे समस्त खेलों की ट्रेनिंग और जो भी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। तो एक हुआ मदन मालवीय क्रिकेट स्टेडियम, लिख दे रहे हैं, मदन
मालवी क्रिकेट स्टेडियम। और दूसरा, पहला ये हुआ, दूसरा हुआ मेयो हॉल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, मेयो हॉल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दूसरा हुआ, तीसरा हुआ कि बॉयज़ हाई स्कूल एंड कॉलेज जिम्नेजियम। क्या? बॉयज़ हाई स्कूल एंड कॉलेज जिम्नेजियम, जिम्नेजियम। पहला मदन मालवीय क्रिकेट स्टेडियम, मेयो हॉल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, बॉयज़ हाई स्कूल एंड कॉलेज जिम्नेजियम और जॉर्ज टाउन अंतर्राष्ट्रीय स्तर। अब एक जॉर्ज टाउन इलाके में है, आप लोग जॉर्ज टाउन जानते होंगे कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक तरणताल बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तरणताल आप लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तैराकों का यहाँ पे प्रमुख रूप से ट्रेनिंग जाती है और इसे आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ध्वजवाहक, आधिकारिक ध्वजवाहक हेतु चुना गया है। तो आप लोग क्रीड़ा देखिए, इलाहाबाद जो प्रयागराज है, इसको एक वीडियो में समस्त रूप से हम इतने बड़े वीडियो को आराम से आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो यह है पार्ट 1, आप लोग मान के चलिए। आगे हम पार्ट 2 लेके आएंगे इस ज़िले के बारे में, जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं, प्रमुख ऐतिहासिक घाट हैं, प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर हैं और इसकी और लोक महत्ता क्या है। आप लोग सेकंड पार्ट में ज़रूर देखें और अखिलेश एजुकेशन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। और यह फ्री का चैनल है, आप लोगों के लिए बहुत काफ़ी खुशियाँ लेके आएगा अगर आप लोग सफल होंगे इस चैनल की वीडियो से, और हम लोगों को भी काफ़ी आभार व्यक्त होगा आपके हिसाब से। धन्यवाद।